हेलो हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों आप लोगों के। आज करेंगे सेक्शन नंबर 45 जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये सेक्शन थोड़ा सा अटपटा सेक्शन है क्योंकि ऐसी चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी है। इस सेक्शन का बेस बनाने के लिए मैं पहले वन नोट को ओपन करता हूँ, डिलीट प्रेस करते हैं और आपको एक चीज़, पते की चीज़ बताते हैं। कैपिटल एसेट बेचने से कैपिटल गेन आता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग ज़्यादा हो, यानी कि 36 मंथ्स, 24 मंथ्स या 12 मंथ्स, पीरियड ऑफ होल्डिंग ज़्यादा हो तो लॉन्ग टर्म बन जाता है। लॉन्ग टर्म के बनने से करते हैं इंडेक्सेशन हम, यानी कि हम पुरानी कॉस्ट को नई कॉस्ट पर लाते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाकर। कुछ लॉन्ग टर्म के केस में नहीं होता है। इंडेक्सेशन से हो जाता है हमारा गेन, क्या लिख दिया ये आपने, गेन कम। ये इनकम टैक्स रैप बनाया भैया, ओरिजिनल लाइन है, ओरिजिनल बाय सीए योगेश वर्मा। जस्ट गूगल इट, इनकम टैक्स रैप, एंड यू विल फाइंड माय वीडियो। इंडियाज फर्स्ट एजुकेशनल रैप। एजुकेशन को ही रैप कर दिया, समझ रहे हैं आप। एजुकेशन से जुड़े हुए रैप तो और आ सकते हैं, बट एजुकेशन को ही रैप वर्जन में पढ़ा दिया। दिस इज यूनिक एंड यू हैव टू चेक इट आउट। अच्छा सर, तो ये जो ट्रांसफर आपने किया, जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया उस ईयर में कैपिटल गेन निकलता है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। आपको याद होगा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में करा था कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम निकलती है उसमें असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स देते हैं, नेक्स्ट ईयर में फुल टैक्स देते हैं, कुछ एडवांस टैक्स यहाँ भी देते हैं, टीडीएस यहीं पे कटता है, बट फाइनल टैक्स की पेमेंट जो है असेसमेंट ईयर में होती है। हाउएवर इसके कुछ एक्सेप्शंस थे जहाँ पर प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके 5 एक्सेप्शन केसेस हमने करे थे। सिमिलरली जिस ईयर में आप ट्रांसफर करते हैं उस ईयर में कैपिटल गेन निकलता है और कैपिटल गेन पर टैक्स देना होता है। पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी इन केसेस में जिस ईयर में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ज़रूरी नहीं उस ईयर में ही आप कैपिटल गेन पर टैक्स दें। कौन कौन से सिनेरियो से, आओ आपके साथ हम लोग वार्तालाप करते हैं, जनरल वार्तालाप। ओके, स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी सेक्शन नंबर 45। सेक्शन नंबर याद करना है, कर लीजिए। सेक्शन 45 चार्जेबिलिटी का सेक्शन है। कैपिटल गेन चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड, ये सेक्शन 45 में दे रखा है। चार्जेबिलिटी का सेक्शन कि कैपिटल गेन कब चार्ज होगा, और ये आपको ऑलरेडी पता है। जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो भी एक्चुअल ट्रांसफर जब करा तब तक ही अवेलेबल होता है। अगर मान लेते हैं कि मैंने 2020-21 में कोई एसेट को ट्रांसफ़र करा और मैंने 2002-3 में खरीदा था, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ तक का ही मिलेगा, भले ही मेरे इनकम टैक्स के पर्पस के लिए टैक्स मुझे नेक्स्ट ईयर क्यों ना देना पड़े। इन केसेस में वैसे तो टैक्स आपको इसी साल में देना पड़ेगा जिस साल आपने ट्रांसफ़र किया है, पर इसके अलावा कुछ केसेस हो सकते हैं जहां पर आपको बाद में या पहले पहले तो नहीं होगा, बाद में आपको टैक्स देना पड़े। वो केसेस कौन से, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला पार्ट कहता है इंश्योरेंस रिसिप्ट्स, सेक्शन 45 के हैं सब सेक्शन 1A। सर ये इंश्योरेंस रिसिप्ट इस एक्सेप्शन में क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफर की डेफिनेशन में एक्सटिंग्विशमेंट भी आता है। एक्सटिंग्विशमेंट, इसका मतलब ये कि अगर कोई कैपिटल एसेट या बिजनेस के एसेट आपके पास हैं, उसका आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर ये एसेट में आग लग गई तो कहीं ना कहीं आपका जो राइट है इस एसेट पर वो चले जाएगा हमेशा के लिए। आप चाहते नहीं थे देना बट फिर भी चले गया, इसे हम एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट बोलते हैं। एक्सटिंग्विशमेंट भी ट्रांसफ़र होता है, बेच देना भी ट्रांसफ़र है, सामान को सेल करना या फिर एक्सचेंज करना, बार्टर करना, वो सब ट्रांसफ़र है। रिलिंक्विश करना, त्याग कर देना, वो भी ट्रांसफ़र है। एक्सटिंग्विश हो गया राइट्स, वो भी ट्रांसफ़र है। तो यहाँ एक्सटिंग्विश हो रहा है आपका राइट किसी कैपिटल एसेट पर, और अगर आपने इसका इंश्योरेंस क्लेम लिया है तो इसके बदले आपको कुछ पैसा मिलेगा। तो क्योंकि ट्रांसफ़र है और बदले में पैसा भी मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कैपिटल गेन भी कैलकुलेट होगा। बट कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही पैसा नहीं देगी, उसे जो है प्रॉपर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो है इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देगी। टेलीविजन में हम लोग देखते हैं भाई लगाकर, इस फैक्ट्री में आग लग गई, इस बाजार में आग लग गई, इस जगह पे आग लग गई, आग की इतनी न्यूज़ आती है कि मुझे तो लगता है कई कई जगह पर तो जानबूझ के जहाँ बिजनेस नहीं चलता वहाँ पर आग दिखाकर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने के लिए काम किया जाता है। एंड आई डोंट नो कि ये सही है या नहीं, बट कुछ हद तक होता होगा। मतलब कि मैं फैक्ट की पुष्टि नहीं कर सकता बिना सबूत के, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा।
चलिए जो भी है, आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिलेगा, प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, बट इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाएगा। यानी कि हो सकता है कि आप ईयर 2021 में आपका एसेट जल गया, आपने क्लेम फाइल कर दिया, बट वो ईयर 21-22 में आपका क्लेम अप्रूव हुआ और उसके पैसे मिले। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पर ट्रांसफ़र मान लेंगे तो यहाँ आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा, और कैपिटल गेन कैलकुलेट कर कर आप इस पर टैक्स भी देंगे, जबकि एक्चुअली में आपको पैसा मिला ही नहीं है। वेरिफिकेशन होगी, अप्रूव होगा, तब तो मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर बोला कि जिस साल आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा या फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको एसेट देगी, अगर इंश्योरेंस कंपनी बदले में एसेट दे रही है तो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना, पैसा मिल रहा है तो पैसा तो उसको मॉनेटरी टर्म्स में आप बोल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको जिस ईयर में पैसा देगी, एसेट देगी, उस साल में आप टैक्स निकालेंगे, यानी कि आप ईयर 21-22 में कैपिटल गेन का टैक्स निकालेंगे। अब यहां पर एक ट्विस्ट है सर, आपने जो एसेट आपका जला वो 2002 या 3 में लिया था, आपने 2002-3 में लिया था, 2002-3 में लिया, 2021 ईयर में जल गया, राख हो गया, और 21-22 में इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिला। तो जिस साल कंपनसेशन मिला, आपकी एक्सेप्शन कहती है उस साल कैपिटल गेन कैलकुलेट करके टैक्स लगाना। पर जब कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करोगे तो वहां पर जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट देना है ना, कि भैया 2002-3 को आपको नई कॉस्ट पर लाना है, वो आप ईयर ऑफ ट्रांसफर तक ही दे सकते हैं। ये स्टैंडर्ड रूल है। जब एसेट आपके पास आया और जब आपने ट्रांसफर करा, इंडेक्सेशन इतने पीरियड की होगी, भले उस पर टैक्स आप बाद में क्यों ना लगाएं। ये स्टैंडर्ड रूल है, गांठ बांध के याद रख लो। तो पहला केस आपका हो गया है। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं क्वेश्चन आंसर्स में, बट एक्चुअली में वो यहां पर आता है। सेक्शन 45 चल रहा है, चार्जेबिलिटी का सेक्शन, उसका सब सेक्शन 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है सब सेक्शन 2? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सेक्शन 45 सब सेक्शन 2। तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर आप पर्सनल एसेट को बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड बनाएंगे तो उसे ट्रांसफर तो माना गया है, पर पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होते, इसके लिए यहाँ कैपिटल गेन नहीं निकलता है। वहीं यदि कैपिटल एसेट आपके पास है, हो सकता है कि आपका घर हो और आपका बिजनेस जो है वो रियल एस्टेट का हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने ही घर को आप बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड बना सकते हैं। आपका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, कंपनी भी नहीं है, और फिर आप इसको बेच देंगे। अब जब इस स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस की बिजनेस इनकम निकलेगी, जिसे हम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका वो कैपिटल एसेट था, और यदि खुद आप कैपिटल एसेट बेचते तो कैपिटल गेन निकलता। तो कहीं ना कहीं आपने चार्जेबिलिटी कैपिटल गेन से पीजीपीपी में कर दी, शिफ्ट कर दिया। ये चीज़ अलाउड ना हो, इसके लिए यहाँ बोला गया कि इस चीज़ को हम ट्रांसफर मानेंगे, और जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है मान लिया जाएगा आपने उस पर ही ट्रांसफर किया है। तो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसकी इंडेक्सेशन ट्रांसफर के साल तक ही करेंगे, आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। बट कहीं ना कहीं आपको पैसा तो नहीं मिला, सिर्फ आपने कन्वर्ट ही तो करा है, पैसा तो आपके पास आया नहीं। तो इसीलिए लॉ में लिख दिया कि भैया जब एक्चुअली में स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा तो उस साल बिजनेस की इनकम तो निकलेगी। तो जब वो बिजनेस इनकम आएगी, जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा, तो बिजनेस इनकम के साथ कैपिटल गेन भी तभी कैलकुलेट कर लेना और टैक्स दे देना। पर ट्रांसफर तो जिस साल एक्चुअली में ट्रांसफर करा उसी साल तक इंडेक्सेशन करना, उसी साल तक ट्रांसफर मानना, सिर्फ टैक्स इसका बाद में दे देना कैलकुलेशन करके, जिस साल आपका एक्चुअली में स्टॉक इन ट्रेड बिक रहा है, पैसा आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, कई बार स्टॉक इन ट्रेड किश्तों में बिकता है। स्टॉक इन ट्रेड आपका जो है, आपने मान लेते हैं घर बेचा, घर की यूनिट्स थी मान लेते हैं, तो 8 यूनिट थी मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट थी। तो 8 यूनिट में से आपने इस पूरे को पहले तो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, आपका ये कैपिटल एसेट था। अब यहाँ पर जो है सिर्फ 2 यूनिट बिकी, तो फिर उन 2 यूनिट पर ही जो है कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। ईयर 21-22 में मान लेते हैं, ईयर 21-22 में बाकी की यूनिट जो है वो बिकी 22-23 ईयर में, तो बाकी का कैपिटल गेन भले आपने ट्रांसफर ईयर 20 या 21 में अभी कर दिया हो, 2021 में कर दिया हो, इंडेक्सेशन इसी साल तक होगी, पर जैसे जैसे स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा, 2 यूनिट बिका तो 2 यूनिट पर कैपिटल गेन पर टैक्स दोगे,
बाकी यूनिट्स बाद में बिकी तो बाकी यूनिट्स पर बाद में टैक्स दोगे, तो हम टैक्स की अमाउंट को डेफर कर रहे हैं, बाद में दे रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा रियलाइज नहीं हुआ, सिर्फ कन्वर्ट हुआ जिसे हमने ट्रांसफर मान लिया था। ठीक है सर, ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसका एग्जाम्पल यहाँ करेंगे। मिस एमी जैक्सन ने अपना कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा। एसेट वॉज परचेज इन द ईयर 1213 फॉर 1 लाख रुपीज़, और उसको कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में 2021 में, पर बेचा 21-22 में 3 लाख रुपए का। तो जब कन्वर्ट करा तब फेयर मार्केट वैल्यू थी 1.5 लाख रुपए की। कन्वर्जन पर कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, हम मान लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू पर आपने ट्रांसफर किया, ऐसा मान लिया जाएगा। और इसीलिए आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं ईयर 2021 में ही कैलकुलेट कर रहे हैं एक तरह से, कि भाई 1.5 लाख में मैंने बेचा, माइनस 1 लाख रुपए में खरीदा था, 200 रुपए थी उस टाइम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो कि ईयर 2021 में हो गया 289, तो उस हिसाब से आपका पड़ा 1,50,500। एक बार कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चेक कर लेते हैं क्या है। ये तो 301 हो गया ना 2021 में। 2021 में कन्वर्ट किया तो ये 301 हो जाएगा भैया, 301। ठीक कर लेना इसको, पिछले साल का है ना मॉड्यूल, करेक्ट करे जा रहा हूँ। फिर नई ई बुक आएगी वो आपको मिल जाएगी, पूरा चैप्टर होने के बाद, सभी सब्जेक्ट होने के बाद हमारी ई बुक जो है आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 301। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो रहा है भैया, मल्टीप्लाई बाय 301, 1,50,500। अरे ये तो मैंने सही कैलकुलेशन करी है, यहाँ पे 301 क्यों नहीं लिखा, यहाँ 301 लिख लेना। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया। तो इंडेक्सेशन तो आपने ईयर ऑफ ट्रांसफर तक करी, यानी 2021 ईयर तक करी। अरे आंटी जी आ गई, आंटी जी, आंटी पुलिस बुला लेगी पर पार्टी यूं ही चलेगी। वो नेक्स्ट क्लास में होगा, अभी नहीं होगा वो। अच्छा इसी क्लास में होगा, चलो भैया हो जाएगा हो जाएगा, देखते हैं कैसे होता है। तो 500 रुपये आपका लॉस आ गया। इंडेक्सेशन आपने ईयर ऑफ ट्रांसफर तक करा, मान लिया गया कि आपने अपना ही एसेट फेयर मार्केट वैल्यू पर अपने बिजनेस को ट्रांसफर करा है, तो बिजनेस के लिए वो कॉस्ट हो जाएगी स्टॉक इन ट्रेड की। बिजनेस ने उसको 3 लाख में बेचा, तो 3 लाख माइनस 1.5 लाख की कॉस्ट, 1.5 लाख का प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन आ गया, पीजीबीपी आ गया। यहां तक की बात क्लियर है आपकी? स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा चुका हूं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एसेट एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सेक्शन चल रहा है 45, सब सेक्शन आ गया उसका 3। एक फर्म है, फर्म में पार्टनर्स की जो है कैपिटल होती है, पार्टनर ए, बी और सी। यहां कैपिटल होती है, यहां कुछ लाइबिलिटीज होती है, यहां पर एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट होते हैं, फिर नीचे करंट एसेट होते हैं, जिसमें कैश, बैंक, स्टॉक इन ट्रेड अगर है तो वो सब आता है, डेटर आता है। चलो कोई शक इसमें, कोई दिक्कत नहीं सर। एक पार्टनर है, आना चाहते हैं मिस्टर डी, उन्हें 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो या तो 1 लाख रुपए वो यहाँ पर देंगे और 1 लाख बैंक में कैश आ जाएगा, फर्म एंट्री पास करेगी, कैश या बैंक अकाउंट एक ही बात है, डेबिट टू डी कैपिटल। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, डी जो है हो सकता है कोई कैपिटल एसेट ही फर्म के अंदर ले आए एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि भैया 1 लाख रुपए है ना सर, ये जो भी मैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन का एसेट ला रहा हूँ, जो भी, अब कितना भी अमाउंट है पता नहीं ना, डी के हिसाब से कितना भी हो सकता है। तो जितने अमाउंट पर फर्म रिकॉर्ड करेगी, माना जाएगा कि आपने उतना वैल्यू का जो है आपको चीज़ मिली है। कैपिटल एसेट आपने फर्म को दिया अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए, कैपिटल एसेट आपने फर्म को दिया एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर जो आपने फर्म को एसेट दिया, उसके बदले आपको क्या मिला? उसके बदले आपको मिला यहाँ पर डी की अकाउंट में यहाँ कुछ कैपिटल उसको मिलेगी फर्म में एसेट के बदले, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू डी हो जाएगा, डी इज कैपिटल, ये एंट्री पास होगी, कैश की जगह पर एसेट हो जाएगा, जो भी एसेट आप ला रहे हैं, फिक्स्ड एसेट, मशीनरी या जो भी ला रहे हैं।
तो जितनी अमाउंट पर रिकॉर्ड किया है माना जाएगा आपको उतनी रुपए की चीज़ मिली है, सेल कंसीडरेशन है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ दे रखा है फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगा अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म AOPBY, किसी में भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में भी हो सकता है, फर्म में LLP में भी हो सकता है। अच्छा सर, तो इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन कुछ नहीं है, एक्सेप्शन कुछ नहीं है, बस यही है कि आप सेल कंसिडरेशन क्या मानेंगे। इसका अगला पॉइंट है पूरा का पूरा विपरीत, सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 इसका पूरा विपरीत है कि कैपिटल एसेट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जब AOP फर्म या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है लिक्विडेट हो रही है, खत्म हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। अब डिसॉल्व बोल लीजिए। तो जब एक बंदा कैपिटल कंट्रीब्यूशन ला रहा है तो वो एक केस हो गया, वो अपना कैपिटल एसेट फर्म को दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो जितने पर फर्म ने रिकॉर्ड करा माना जाएगा उतनी वैल्यू की चीज़ उसको मिली, क्योंकि एक्चुअली में फर्म में उसका कैपिटल अकाउंट उससे क्रेडिट हो गया ना, तो उतने रुपए की चीज़ उसे मिली ऐसा माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर फर्म खत्म हो रही है, AOPBY खत्म हो रही है, तो वो जो फर्म का कैपिटल एसेट है वो कहीं ना कहीं वो उसे ट्रांसफर कर रही है अपने बंदों को, कैश ना देकर एसेट ट्रांसफर कर रही है, भाई कैपिटल के बदले एसेट ले लो। उस केस में ये नहीं माना जाएगा, उस केस में ये नहीं माना जाएगा। उल्टा अगर इसका होगा कि भैया जो बुक वैल्यू आ रही है उतने रुपए का ही आप जो है सामने वाले को दे रहे होंगे, नहीं सर, नहीं सर, उस केस में ये नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर करा, फर्म ने ट्रांसफर करा, फर्म के लिए कैपिटल गेन निकलेगा, बट यहां सेल कंसीडरेशन होगी इस पर्टिकुलर एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू। और वैसे भी आपको पता होगा कि जब भी कंपनी या फर्म लिक्विडेट होती है तो गोइंग कंसर्न पिट जाता है, उसमें बुक वैल्यू पर चीज़ें नहीं आती, उस टाइम जो है फेयर मार्केट वैल्यू पर चीज़ें आती है, ये देखने के लिए भैया ये इतने रुपए की चीज़ है, ये एसेट इतने रुपए के एसेट है, इतने में रियलाइज होंगे। तो अगर वो बंदा एसेट रियलाइज करने की बजाय एसेट को कैश में कन्वर्ट करके कैश लेने की बजाय सीधा एसेट ले रहा है, तो फर्म देखेगी उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है और बोलेगी भाई इतने रुपए की कैपिटल हमने आपको पे कर दी है, मतलब कैपिटल के बदले पैसा देना है, उसने कैपिटल एसेट ही ट्रांसफर कर दिया, तो इतने रुपए का हमने कैपिटल एसेट आपको ट्रांसफर कर दिया है। तो फेयर मार्केट वैल्यू सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी यदि केस उल्टा है। इसके अलावा एक और पॉइंट आ रहा है, दो पॉइंट और है। कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन सेक्शन 45 सब सेक्शन 5। कितनी बार बताया है, एक सड़क डालनी है, बीच में आ रही है आपकी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर सकती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कंपलसरी एक्वायर कर सकती है, गवर्नमेंट की और एजेंसीज भी है वो भी कहीं ना कहीं कंपलसरी एक्वायर कर सकती है जहाँ पर ज़रूरी होती है। हाँ, डिफेंस के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब वो एक्वायर करेंगे तो बदले में आपको कंपनसेशन देंगे। अब जो कंपनसेशन देंगे, आपने कैपिटल एसेट तो दे दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया, ये जो कंपनसेशन आपको मिलेगी आपका सेल कंसिडरेशन होगा। ठीक है सर, कंपनसेशन जो है डिसाइड हो गई ईयर 2021 में, जब आपका कैपिटल एसेट कंपलसरी एक्वायर किया गया, यानी कि ट्रांसफर माना गया। कंपलसरी एक्विजिशन भी ट्रांसफर होता है, हमने डेफिनेशन में किया है, पर इसका जो पैसा है वो आपको ईयर 21-22 में मिलेगा या बाद में मिलेगा। गवर्नमेंट तुरंत पैसा नहीं देती, उसका एक प्रोसीजर होता है, टाइम लगता है। तो इस केस में जो है आप गेन तो यहां तक ही निकालेंगे सर, इंडेक्सेशन तो आप यहीं तक करेंगे, इंडेक्सेशन पर इस पे जो टैक्स है वो आप उस साल देंगे जिस साल एक्चुअली में आपको ये कंपनसेशन मिली। ये ट्विस्ट है। अब होता क्या है कि आप इस कंपनसेशन से जो है हो सकता है सेटिस्फाइड ना हो, तो आप जो है कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। मान लेते हैं आपकी कंपनसेशन गवर्नमेंट ने 12 लाख मानी थी, दी थी, आपको फैसला किया था देंगे और अगले साल दे भी रहे होंगे, आपने केस कर दिया। केस कर दोगे, पहले केस कर दोगे तो हो सकता है ये कंपनसेशन भी रुक जाए और केस का फैसला आने के बाद ही पूरा पैसा दिया जाए, हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि 12 लाख तो पहले मिल गए और उसके बाद आपने केस करा, अगर कोर्ट में केस जीते तो हो सकता है कोर्ट बोले कि भाई 15 लाख रुपए तो देने चाहिए थे, तो आपको 3 लाख एडिशनल बाद में गवर्नमेंट देगी। उस चीज को बोलते हैं इनहेंस्ड कंपनसेशन, उस चीज को बोलते हैं इनहेंस्ड कंपनसेशन। अब यहां पर जो 3 लाख की इनहेंस्ड कंपनसेशन आपको मिलेगी, तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माइनस करोगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लगी, ऑलरेडी आप कैपिटल गेन निकाल चुके। कंपनसेशन कुछ मानकर बाद में एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, वो तो सीधा सीधा कैपिटल गेन है आपका, और टैक्सेबल होगा जब आपको ये पैसा मिलेगा, उस साल टैक्सेबल होगा।
यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, इंटरेस्ट ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन। जब आपको इनहेंस कंपनसेशन मिलती है तो कोर्ट बोल सकता है इस पे जो इंटरेस्ट भी बनता है पुराने टाइम का, क्योंकि आपको पहले दे देनी चाहिए थी, आपने नहीं दिया तो इस पे इंटरेस्ट भी बनेगा, वो इंटरेस्ट भी आप जो है हमारे बंदे को दीजिए, जिस बंदे की प्रॉपर्टी आपने ली है। तो इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन कैपिटल गेन नहीं है, ये तो इंटरेस्ट है ना सर। कैपिटल गेन तो ये है जो आपको कंपनसेशन मिली या आपने लड़ाई कर कंपनसेशन बढ़वाई, ये कैपिटल गेन का कंसिडरेशन है। मतलब ये आपका जो आपने ट्रांसफर करा है कैपिटल एसेट को, उसका कंसिडरेशन है। पर अगर इस पे कुछ इंटरेस्ट मिल गया, वो इंटरेस्ट कैपिटल गेन नहीं है, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी डिडक्शन का एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहां लिखा है कि 50% का इंटरेस्ट माइनस करना अलाउड है। तो 3 लाख की कंपनसेशन मानते हैं, 10,000 का इस पे इंटरेस्ट मिला, तो आप 5,000 जो है इसकी डिडक्शन ले सकते हैं और 5,000 रुपये जो है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। क्या ये हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे? जी हाँ, हम उस चैप्टर में ये वाली बात पढ़ेंगे, पहले भी मैंने आपको बता दी है। सर अगर हम केस जीत गए तो हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़े, कहे भैया 3 लाख का जो हाई कोर्ट ने दिया वो गलत है, हमारे पास कुछ और बेसिस है कि हम 12 लाख से ज़्यादा दे ही नहीं सकते, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख से ज़्यादा है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा चलो ठीक है, जो आपने पहले कंपनसेशन दी 12 लाख, या फिर मेरे हिसाब से जो है आप 14 लाख रुपीज़ पर सेटल कर लो। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपने पहले 12 लाख पर टैक्स दे दिया, फिर 3 लाख मिले उस पर टैक्स दे दिया। अब अगर बाद में जाकर कंपनसेशन रिड्यूस हो गई, केस हार गए, तो कहीं ना कहीं जो है आपको फिर रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप रिटर्न भर चुके हैं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को चेंज करना पड़ेगा और 1 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे, वो अलग। तो ठीक है सर, कर लेंगे, ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई है सर। अगर ट्रांसफरर की डेथ हो जाती है तो जो पर्सन को इनहेंस कंपनसेशन मिलेगी वो व्यक्ति उस पर टैक्स देगा, उसके लीगल हियर या जिसको भी मिलेगी वो टैक्स देगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है सर। कंपनसेशन डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप दोनों में से कोई भी डिसाइड कर सकते हैं, और बस यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज। लास्ट कॉन्सेप्ट बात करते हैं, सेक्शन 45 सब सेक्शन 2A, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल, अच्छा लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। आंटी पुलिस बुला लेगी पर पार्टी यूं ही चलेगी, ये होना बाकी है। सेक्शन 45 चल रहा है हमारा, सब सेक्शन 2A आ गया, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज। मैंने आपको शायद ये भी कई बार बताया है, और नहीं बताया तो अभी बता देता हूं कि आपके स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ऐसा लिखा हुआ है, एक्चुअली में ऐसा बना हुआ है। मुंबई में जाएंगे ना, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, आई थिंक उस साइड पर है, वहीं पर है शायद BSE। वैसे गोल सी बिल्डिंग BSE लिखा होगा, जो टेलीविजन में देखते हो आप, हाँ वैसा ही है, वाकई में वैसा है। क्या मिट भी सकता है क्या? अच्छा, तो BSE जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है। अब यहां पर क्या है, इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के कुछ होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, जैसे ICICI सिक्योरिटीज है, जी हाँ ICICI सिक्योरिटीज, बैंक नहीं, बैंक अलग है, सिक्योरिटीज अलग है, जीरोधा, अच्छा ये सब ब्रोकर्स हैं, ये ब्रोकरेज का काम करते हैं, मतलब ये आपकी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस से। ये जनरली जो है आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, और एक होते हैं आपके डिपॉजिटरीज। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में की जाती है, ऑनलाइन की जाती है, उसको लिखना, रिकॉर्ड बनाना, वो डिपॉजिटरी का काम होता है, जो कि NSDL और CDSL है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये जो ब्रोकर हैं ये जनरली आपके डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट होते हैं, और हम जो है इंडिविजुअल यूजर वगैरह हम यहाँ आते हैं, तो हम इनके पास जाएंगे, ICICI सिक्योरिटीज, जीरोधा एटसेट्रा, हम कहेंगे BSE पे ये रेट चल रही है, हमारा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कराइए। ये एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये बल्क में एग्जीक्यूट कराते हैं और अपने नाम पर एग्जीक्यूट कराते हैं, और जो ये एग्जीक्यूट कराते हैं वो रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर डिपॉजिटरी के पास मेंटेन होते हैं। भाई ICICI सिक्योरिटीज का अलग, जीरोधा का अलग, सबका अलग, इनके नाम पर मेंटेन होता है। तो ओनर जो है रिकॉर्ड्स में तो कहीं ना कहीं ये आ रहे होंगे,
पर एक्चुअल ओनर जो है, जहां पर जिसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, यानी कि बेनिफिशियल ओनर नाम किसी और के, बट एक्चुअली में किसी और का इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर शेयर में, एज पर सम अनदर एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आईसीआईसी बैंक, बिटवीन यू एंड ज़ीरोधा, आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, आप इसलिए इसके बेनिफिशियल ओनर माने जाएंगे। तो यहाँ पर है, जब आप एग्जीक्यूट करेंगे सिक्योरिटीज़, बेचना खरीदना करेंगे, शेयर को बेचेंगे, तो वहीं कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र तो होगा। तो जब आपने शेयर सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट की जो डेट होती है वो आपकी डेट ऑफ ट्रांसफ़र मानी जाएगी, भले ही सिक्योरिटीज़ की एक्चुअल डिलीवरी में टाइम लग जाए, 1 दिन 2 दिन लग जाए। दूसरा, यहाँ पर जब आप शेयर्स में कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल गेन। तो यदि आप शेयर ब्रोकरेज का काम करते हैं तो खरीदना बेचना आपका काम होगा, आपके लिए वो पीजीपी इनकम माना जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए कैपिटल गेन माना जा सकता है, क्योंकि शेयर सिक्योरिटीज कैपिटल एसेट होते हैं। अब बेचने पर जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर लिया, एक शेयर लिया 1000 रुपये का, फिर आपने दूसरा शेयर कितना लिया? दूसरा शेयर लिया 1200 पर, तीसरा शेयर लिया 1300 पर, फिर शेयर मार्केट गिर गया तो चौथा शेयर लिया 1250 पे। ऐसे आप शेयर ले रहे हैं, तो 1 2 3 और 4 शेयर लिए, अलग अलग इंडिविजुअल शेयर हैं, शेयर एक ही ले रहे हैं आप। यहाँ पर आप बेचना चाहते हैं तो आप अगर एक शेयर बेचेंगे, ये मान लेते हैं 2 शेयर बेचेंगे, तो हमेशा फीफो मान लेना कि जो पहले आया वो पहले बेचा, जो दूसरा आया वो दूसरा पे बेचा। सिंपल फीफो मेथड, कैपिटल गेन निकालने के लिए फीफो मेथड की जो पहले खरीदा होगा ना, अब अगर आप बेचेंगे 1300 रुपये का, तो आप कहेंगे भाई 1300 में खरीदा 1300 में बेचा, गेन तो आया नहीं। अरे नहीं, जब आपने एक ही शेयर बेचा तो माना जाएगा पहला वाला शेयर बेचा होगा, तो पहला वाला खरीदा आपने 1100 में था, बेचा 1300 में, तो 200 का गेन आ गया। हो सकता है आप चारों बेचें, चारों कितने में बेचेंगे आप? हो सकता है कि आपने 1200 में चारों बेच दिए, तो आप यहाँ भी 1200 लिखेंगे, यहाँ भी 1200 लिखेंगे, यहाँ 1200 लिखेंगे, यहाँ 1200 लिखेंगे, तो यहाँ आया आपका 100 रुपये का गेन, यहाँ आया आपका 0 रुपये का गेन, यहाँ आपका आया 100 रुपये का लॉस, यहाँ 50 रुपये का लॉस, तो आपका टोटल आ गया 50 का लॉस पूरी ट्रांजैक्शन पे। ये स्टेटमेंट भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में तो निकल जाती है, बाकी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ मैंने यूज़ करा है, तो वहाँ कैपिटल गेन की स्टेटमेंट इस प्रकार निकलती है। तो फीफो मेथड यहाँ फॉलो होता है, पहले जो आया वही पहले बिका, ऐसा मान लिया जाएगा। अब करते हैं भैया, फाइनली आपकी आंटी जी आ गई हैं और आंटी जी की कुछ कंप्लेन है, कंप्लेन नहीं है, कुछ दुविधा है। इनके पास ये खाली लैंड पड़ा हुआ है, इस लैंड पर बिल्डिंग बनाने के इनके पास पैसे नहीं है। तो आपका सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 में आ जाता है, जहां पर आंटी जी क्या करती है, आंटी जी बिल्डर को ढूंढती है, बॉब द बिल्डर, ये ओ, ये बच्चों का कार्टून आता है। और ये बिल्डर जो है बिल्डिंग बनाता है, और बिल्डिंग बनाकर बोलेगा भाई मुझे क्या मिलेगा? पैसे। तो आंटी कहती पैसे नहीं है ना, तो ये कहता कोई बात नहीं, मेरे को जो है इसके राइट्स दे दो लैंड के, बिल्डिंग का खर्चा मैं करूँगा, बिल्डिंग मैं ही रखूँगा, आपको कुछ पैसे मैं दे दूंगा, बदले में मैं आपको घर का एक पोर्शन भी दे दूंगा। यानी कि हमने शेयरिंग कर ली है, आपकी कॉस्ट नहीं लगी, कॉस्ट मेरी लगी, मैं बाकी का फ्लोर बेचकर पैसे कमाऊंगा, बिल्डिंग मेरी है, और आपको भी एक यूनिट तो मिल ही गई और कुछ पैसे भी मिल गए हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जब आंटी ने लैंड को ट्रांसफ़र किया तो ये कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ? कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हुआ, एग्जैक्टली। तो कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हो गया, मान लेते हैं ईयर 2021 में, पर आंटी को कुछ तो पैसा मिला नहीं, ना ही आंटी को कोई एसेट मिला। वो मिलेगा जब ये बिल्डिंग बनेगी, हो सकता है 2 साल में बने, 3 साल में बने, टाइम लगेगा। तो आपका एक्ट कहते हैं भले ही ट्रांसफ़र यहाँ हो गया और कैपिटल गेन यहीं पर निकालना, जो लैंड आपने खरीदा और जो आपने ट्रांसफ़र करा, कैपिटल गेन यही निकालना जी। बट इस पर जो टैक्स है वो आप दे सकते हैं जब ये बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है आ जाएगा, बनकर तैयार होगी, इंजीनियर सर्टिफाई कर देगा कंप्लीट हो गई है, जिसे बोलते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, या पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, और बहुत सारे बिल्डर लगाकर रखते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव्ड। तो आइए, प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है, खरीद लीजिए, तब जो है आप कैपिटल गेन उस साल में देंगे, ये बेनिफिट दिया है। बट यदि आंटी जो है चालाक निकलती है और वो कहती है कि भैया जो ये प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली है, इसके जो राइट्स मुझे मिलने वाले हैं, मैं पहले ही किसी को ट्रांसफ़र कर देती हूँ, निकलना है मुझे, मेरे को झमेले नहीं पड़ना है, बिल्डर टाइम लगा रहा है, 3 साल लगाएगा पता नहीं, मुझे ब्लॉक नहीं करने, मुझे कहीं ना कहीं पैसे चाहिए, बिल्डर दे नहीं रहा है, किसी और को बेचकर निकल जाती हूँ। अब आंटी जी ने जैसे ये काम किया, यानी वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक नहीं रुकी,
तो ये जो बेनिफिट दे रहे थे कि भैया जो आपने यहाँ बिल्डर को ट्रांसफर करा अपना एसेट, उस पर गेन बाद में दे देना जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ये बेनिफिट दे रहे थे, वो बेनिफिट अब हट जाएगा अगर आंटी अपनी यूनिट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले ट्रांसफर कर देगी। सर सेल कंसीडरेशन क्या होगा? सेल कंसीडरेशन होगा जो आंटी को मिला, ये फ्लोर, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, और यदि कुछ साथ में कैश मिला है तो कैश कितना मिला, ये माना जाएगा आंटी को टोटल लैंड के बदले इतनी चीज मिली है, तो ये माना जाएगा ट्रांसफर की सेल कंसीडरेशन। माइनस तो कॉस्ट करोगे तो गेन आएगा, बस ये लिखा हुआ है। बिल्डर ने क्या किया, इन्होंने क्या किया। हाँ जी, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बेनिफिट दिया है वो सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को दिया है। ये मैं अगर स्किप भी कर देता तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लिए इंडिविजुअल और हफ की टैक्सेबिलिटी है, कंपनीज वगैरह की तो है नहीं, तभी सीए फाइनल में मैं जाता नहीं। मतलब सीए फाइनल पढ़ा सकते हैं बट उसमें ये लोचा आ जाता है कि भैया कुछ चीज़ें इंडिविजुअल के लिए है, कुछ चीज़ें हफ के लिए है, कुछ कंपनी के लिए बेनिफिट है, कुछ एओपी बीओआई के लिए है, तो वहाँ भी याद करना पड़ेगा, चाहिए इंडिविजुअल हफ के लिए, ये फर्म के लिए है, ये कंपनी के लिए। अभी क्या इंटरमीडिएट में इंडिविजुअल हफ की टैक्सेबिलिटी है, तो कुछ पढ़ो ना पढ़ो इंडिविजुअल हफ का ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा किसी का आएगा नहीं। तो ठीक है भैया, इंडिविजुअल हफ को ही बेनिफिट दिया है कि आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी जो है टैक्स दे सकते हैं, पर कैपिटल गेन तो आपका तभी निकल जाएगा जब आपने ट्रांसफ़र किया। सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 है, बाद में इंसर्ट किया था इसलिए मैंने फोटो लगा दी और आंटी जी को लगा दिया। खूब पैसे कमाए आपने, खूब पैसे कमाए। लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास में एग्जामिशन करेंगे आराम से, और एग्जामिशन करने के बाद आपका हो जाएगा ये कैपिटल गेन का चैप्टर मेरी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट, एक्सेप्ट अ फ्यू क्वेश्चंस विच आर गिवन इन स्टडी मटेरियल, जो उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और पूरी तरह से कैपिटल गेन को और पूरी तरह से कैपिटल गेन को खल्लास कर देंगे भैया। तो ठीक है सर, रिवीजन करिए जो भी मैंने आपको कराया है, नोट्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं, कुछ करेक्शन कराइए उसे कर लीजिएगा, और बस ऐसे ही जो है सारे वीडियोस को अटेंड करते जाइएगा अगर टैक्स में एग्जेम्पशन लाना चाहते हैं। मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं, आपको भी उतने एफर्ट करने हैं, तब जाकर जो है रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, एग्जेम्पशन आएगी, और आप लोग बोलेंगे वाह यार टैक्सेशन समझ में भी आ गया, नोट्स भी बन गए, फाइनल भी आप आराम से कर लेंगे, काम भी टैक्स का कर सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, और एग्जाम भी अच्छे हो गए क्योंकि सब कुछ करा है हमने, स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ किया है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड बाय बाय।